नमस्कार दोस्तों, चाणक्य जेट कोचिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुमावत। आज अपन बात करते हैं कार्बन की संरचना एवं उनके संकरण की। कार्बन की संरचना के बारे में सबसे पहले केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया। केकुले ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे केकुले सिद्धांत कहते हैं। केकुले सिद्धांत के अनुसार कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये चारों संयोजकताएं या तो एकल बंध के द्वारा या डबल बंध के द्वारा या ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ी हो सकती हैं। कार्बन की संयोजकता एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा बंधित हो सकती है या संतुष्ट हो सकती है। जैसे ये कार्बन की संयोजकता एकल बंध के द्वारा या डबल बंध के द्वारा या ट्रिपल बंध के द्वारा संतुष्ट होगी। दूसरी बात उसने बोली कि कार्बन कार्बन मिलकर या तो खुली संरचना का निर्माण करते हैं या फिर बंद संरचना का निर्माण करते हैं। ये कार्बन कार्बन मिलकर या तो खुली संरचना यानी विवर्त संरचना का निर्माण करते हैं या फिर सहवर्त संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोपेन की ये खुली संरचना हो गई और ये संरचना बंद संरचना हो गई। इसे बोलते हैं केकुले सिद्धांत। तो केकुले सिद्धांत के 3 पॉइंट है। सबसे पहले है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये चारों संयोजकता या तो एकल बंध के द्वारा या द्विबंध द्वारा या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। यह कार्बन कार्बन मिलकर या तो खुली संरचना का निर्माण करते हैं या फिर बंद संरचना का निर्माण करते हैं। इसके बाद में कार्बन की संरचना के बारे में बताने वाला दूसरा वैज्ञानिक आया वान ठाप तथा लीबेल। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास में वान ठाप तथा लीबेल का सिद्धांत। वान ठाप तथा लीबेल का सिद्धांत। वान ठाप तथा लीबेल का सिद्धांत। इसने कहा कि जब कार्बन की चारों संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो तो कार्बन की 3 प्रकार की संरचना हो सकती है। अगर कार्बन की चारों संयोजकता केवल और केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो तो 3 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। सबसे पहली संरचना है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय में क्या होता है? कार्बन परमाणु वर्ग के कोनों में स्थित, वर्ग के केंद्र में स्थित होता है। कार्बन परमाणु वर्ग के केंद्र में स्थित होता है, जबकि कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकताएं वर्ग के कोनों में स्थित रहेगी। इस संरचना को बोलते हैं वर्ग समतलीय संरचना। वर्ग समतलीय संरचना में क्या है? कार्बन परमाणु वर्ग के केंद्र में तथा कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकताएं वर्ग के कोनों में स्थित होती है। इसमें बंध कोण का मान होता है 90 डिग्री। इसे बोलते हैं वर्ग समतलीय संरचना। दूसरी संरचना होती है वर्ग पिरामिडीय संरचना। वर्ग पिरामिडीय संरचना। इस संरचना में कार्बन परमाणु वर्ग के तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है तथा कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकता वर्ग के कोनों में स्थित होती है। ये वर्ग है। कार्बन परमाणु केंद्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। ये कार्बन परमाणु केंद्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तथा कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकताएं वर्ग के कोनों में स्थित रहती हैं। इसे वर्ग पिरामिडीय संरचना कहते हैं। इसमें भी बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। तीसरी संरचना होती है चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना। इस संरचना में कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है, जबकि कार्बन से जुड़े चारों संयोजकता चतुष्फलक के कोनों में स्थित रहती है। ये कार्बन परमाणु ये चतुष्फलक के केंद्र में है, जबकि कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के कोनों में स्थित रहती है। ये सबसे ज़्यादा मान्य व स्थायी संरचना है। इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। इसमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। चतुष्फलकीय संरचना में बंध कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री
28 मिनट। सबसे अधिक मान्य और स्थायी संरचना कौन सी है? चतुष्फलकीय संरचना है। चतुष्फलकीय संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वान ठाप तथा लीबेल ने। यह हो गया वान ठाप तथा लीबेल का सिद्धांत। अब अपन बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। एल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है तो वो एल्केन कहलाता है। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बंध उपस्थित होता है तो वह एल्कीन कहलाती है, तथा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो वह एल्काइन कहलाती है। एल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो, एकल बंध हो तो एल्केन कहलाती हैं। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो, डबल बंध हो तो वह एल्कीन कहलाती है। अब अपन बात करते हैं एल्केन, एल्कीन व एल्काइन की। एल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो वह एल्केन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बंध हो तो वह एल्केन कहलाती है। जैसे एथेन, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो वह एल्केन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो तो वह एल्कीन कहलाती है, तथा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध होने पर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध होने पर एल्काइन कहलाती है। जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो वह एल्केन कहलाती है, डबल बंध हो एल्कीन कहलाती है, ट्रिपल बंध हो तो वह एल्काइन कहलाती है। एकल बंध, एल्केन का संकरण, जब कोई कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधा होता है तो उसका संकरण sp3 होता है। जब कोई कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधा होता है तो उसका संकरण sp3 होता है। जबकि कोई कार्बन परमाणु डबल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp2 होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो इसका संकरण sp होता है। जब कोई कार्बन परमाणु ट्रिपल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp होता है, डबल बंध से बंधा हो तो उसका संकरण sp2 होता है, और सिंगल बंध से हो तो उसका संकरण sp3 होता है। बात करते हैं आकृति। आकृति, sp3 की आकृति चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। sp2 की आकृति त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय होती है। जबकि sp की आकृति आप जानते हो रेखीय होती है। तो एल्काइन का आकृति रेखीय, एल्कीन की आकृति त्रिकोणीय, जबकि एल्केन की आकृति चतुष्फलकीय। बंध कोण का बात करते हैं। बंध कोण अभी आपने पढ़ा, चतुष्फलकीय का बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चतुष्फलकीय आकृति का बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। त्रिकोणीय आकृति की बंध कोण होता है 120 डिग्री, जबकि रेखीय आकृति का बंध कोण होता है 180 डिग्री। अपन बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच की दूरी, बंध लंबाई। बंध लंबाई, बंध लंबाई कार्बन कार्बन के बीच में बंध लंबाई, कार्बन से कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है? एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई अधिक होती है, एल्केन की कम होती है, जबकि एल्काइन की सबसे कम होती है। एल्केन में कार्बन से कार्बन के बीच की दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि एल्कीन में कार्बन से कार्बन के बीच की दूरी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि एल्काइन में कार्बन से कार्बन के बीच की दूरी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अपन बात करते हैं कार्बन से लेकर हाइड्रोजन के बीच की दूरी। कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी, एल्केन में कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम, जबकि एल्कीन में कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। एल्काइन में कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी होती है 1.06 एंगस्ट्रॉम, 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये हो गई कार्बन से कार्बन की दूरी तथा कार्बन से हाइड्रोजन के बीच की दूरी। अब बात करते हैं बंध ऊर्जा की। एल्केन में कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन के कार्बन के बीच का बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए
किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एल्कीन में डबल बंध को तोड़ने के लिए 147 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच के ट्रिपल बंध को तोड़ने के लिए 200 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए अपने को 84 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एल्कीन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को तोड़ने के लिए 147 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 108 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एल्काइन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए 125 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं एस प्रतिशत लक्षण। एस प्रतिशत लक्षण देखें तो एल्केनों में एस प्रतिशत लक्षण होता है 25%, जबकि एल्कीन में होता है 33.33% और एल्काइन में होता है 50%। ये हो गई एल्केन, एल्कीन व एल्काइन की सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं एस व पी प्रतिशत लक्षण ज्ञात करना। किसी भी कार्बनिक यौगिक में एस व पी प्रतिशत लक्षण कैसे ज्ञात किया जाता है। एस व पी प्रतिशत लक्षण ज्ञात करना। जैसे हमारे पास में एक है Sp, एक है Sp2 और एक है Sp3। इसमें S प्रतिशत लक्षण कितने हैं और P प्रतिशत लक्षण कितने हैं। प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। जैसे Sp में S प्रतिशत लक्षण कितना होगा, तो ये 100 बटा ये एक है इसमें S और एक है P, तो कितने हैं 2 है। 2 कक्षक है, एक S कक्षक और एक P कक्षक, तो 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगाने पर अपने को प्राप्त होता है 50। इसका मतलब 50% ये है और 50% ये है, तो S प्रतिशत लक्षण हो गए 50%, जबकि P प्रतिशत लक्षण हो गए 50%। अगर Sp में हमने को S प्रतिशत लक्षण पूछे तो 50% और P प्रतिशत लक्षण पूछे तो भी 50%। Sp2 में S लक्षण और P प्रतिशत लक्षण पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रतिशत लक्षण निकाला जाता है 100 पर बटा Sp2 में कितने कक्षक हैं। Sp2 में 3 कक्षक है, एक S कक्षक और 2 P कक्षक, एक S कक्षक तथा 2 P कक्षक, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। अगर 100 में 3 का भाग देते हैं तो ये होता है 33.33। तो हमारे पास में है एक तो S और कितने कक्षक 2 P कक्षक, ये हो गया 33.33 और ये भी 33.33। तो हमारे पास में S प्रतिशत लक्षण हो गया 33.33%, जबकि P कितने हो गए 33.33 प्लस 33.33, तो P प्रतिशत लक्षण हो गया हमारे पास में 66.66%। Sp3 में अपन S प्रतिशत व P प्रतिशत ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं। Sp3 में कितने कक्षक है 4, जिसमें एक तो है S और 4 है P, तो टोटल कितने हो गए 4 कक्षक हो गए, एक S और 3 P। तो 100 में आप 4 का भाग लगाओ, कितने हो गए 25। तो हमारे पास में एक तो है S और P कितने हैं 3, 1 2 3, तो 25 इसका 25 इसका 25 इसका और 25 इसका, तो S प्रतिशत लक्षण हमारे पास में आया 25%। S प्रतिशत कितना आया 25%, जबकि P प्रतिशत लक्षण कितने हुए, P प्रतिशत लक्षण हो गए 75%। 25 25 25, तो टोटल हो गया 75%। इस प्रकार अपन S प्रतिशत लक्षण और P प्रतिशत लक्षण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। अपने को ये मालूम है एकल बंध में कितने सिग्मा व पाई होते हैं, डबल बंध में कितने सिग्मा व पाई है। तो एकल बंध में एकल बंध, डबल बंध
और ट्रिपल बंध। तीन ही प्रकार के बंध होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसमें सिग्मा बंध होते हैं, सिग्मा बंध व पाई बंध। तो एकल बंध में 1 सिग्मा 0 पाई, डबल बंध में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बंध में 1 सिग्मा 2 पाई। ये एकल बंध, चाहे एकल बंध हो, चाहे डबल बंध हो, चाहे ट्रिपल बंध हो, सभी में 1-1 सिग्मा होते हैं। जबकि पाई बंध एकल बंध में 0, डबल बंध में 1 और ट्रिपल बंध में 2 होता है। अगर अपने को ये याद होता है तो अपन किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एकल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध में 1-1 सिग्मा होते हैं, जबकि पाई बंधों की संख्या एकल बंध में 0, डबल बंध में 1 और ट्रिपल बंध में 2 होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले CH4 यानी मेथेन में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 की विवर्त संरचना लिखे तो CH4 को ऐसे लिखते हैं CH और ये H। ये CH4 की संरचना है। अगर CH4 की संरचना देखें तो इसमें 4 सिंगल बंध है और सिंगल बंध में सिग्मा बंधों की संख्या होती है 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें, तो 4 सिग्मा बंध हो गए। जबकि पाई बंध सिंगल बंध में नहीं होता है, तो इसमें CH4 में 4 सिग्मा और 0 पाई होता है। अपन नेक्स्ट उदाहरण देखें एथीन का। तो एथीन में देखें तो एथीन की संरचना होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन की संरचना है। अगर इसमें सिग्मा व पाई बंधों की संख्या देखें तो कैसे ज्ञात करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या देखें तो एकल बंध हो चाहे डबल बंध हो, सिग्मा बंधों की संख्या 1 होती है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो सिग्मा बंधों की संख्या 5। जबकि पाई बंधों की संख्या, डबल बंध है और डबल बंध में 1 पाई होता है, तो इसमें 1 पाई होगा, तो पाई बंधों की संख्या 1। तो एथीन में 5 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। बात करें एसीटोन की। एसीटोन में कितने सिग्मा और पाई बंध है? एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये एसीटोन का सूत्र है। अगर इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है तो अपन देखते हैं CH3 COCH3 इसमें सिग्मा व पाई बंधों की संख्या तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा और 9 सिग्मा। तो एसीटोन में 9 सिग्मा और डबल बंध में 1 पाई होता है, 1 पाई होता है। ये हो गई एसीटोन में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या 9 और 1। अपन बात करते हैं एथाइन की। एथाइन का सूत्र है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें सिग्मा व पाई बंधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये C ट्रिपल बंध C और 1 H ये रहा, 1 H ये। तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2, 3, चाहे एकल बंध हो चाहे ट्रिपल बंध हो, सिग्मा बंधों की संख्या 1-1 होती है। तो 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, सिग्मा बंधों की संख्या 3। जबकि पाई बंधों की संख्या 2, क्योंकि ट्रिपल बंध में 2 पाई बंध होते हैं, तो ये 2 पाई। तो एथाइन का निर्माण 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध से होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है। इसमें सिग्मा बंधों की संख्या देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिग्मा बंध है। जबकि पाई बंध है हमारे पास में 1 पाई बंध है। अपन उदाहरण देखें बेंजीन में सिग्मा बंध व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। तो बेंजीन की संरचना होती है ऐसे। ये बेंजीन की संरचना है हमारे पास में। इसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या बतानी है। तो अपन देख रहे हैं इसमें 3 डबल बंध है। सिग्मा बंधों की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10,
11 और 12, तो बेंजीन में 12 सिग्मा बंध होते हैं। जबकि पाइबंद की संख्या 1, 2, 3 पाइबंद हैं। तो बेंजीन में सिग्मा व पाइबंदों की संख्या होती है 12 व 3। अगर इसका अनुपात पूछे तो हो गया 4:1। तो सिग्मा और पाइबंदों की अनुपात पूछे तो 4:1 है। अगर बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है CaC2। CaC2 की संरचना देखें तो ये कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है। इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2 और 3, जबकि पाइबंदों की संख्या 2। पाइबंदों की संख्या 2। इस प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक में अपन सिग्मा व पाइबंदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सिग्मा व पाइबंदों में अंतर। सिग्मा और पाइबंद में क्या अंतर होता है? सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाइबंद दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अतिव्यापन अधिक होता है। अतिव्यापन अधिक होने के कारण ये प्रबल होता है, जबकि पाइबंद में अतिव्यापन कम होता है, इसलिए ये दुर्बल प्रकृति का होता है। सिग्मा बंध का निर्माण देखें तो सिग्मा बंध का निर्माण अतिव्यापन से होता है। SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन तथा PP सम अक्षीय अतिव्यापन। तो सिग्मा बंध का निर्माण कौन कौन से अतिव्यापन के द्वारा होता है? तो सिग्मा बंध का निर्माण SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP सम अक्षीय अतिव्यापन से होता है, जबकि पाइबंद का निर्माण केवल और केवल PP समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा होता है। अगर सिग्मा बंध का निर्माण संकरित कक्षकों से होता है, जबकि पाइबंद का निर्माण असंकरित कक्षकों से होता है। सिग्मा बंध में मुक्त गुणन पाया जाता है, मुक्त गुणन पाया जाता है, जबकि पाइबंद में मुक्त गुणन नहीं पाया जाता, प्रतिबंधित गुणन पाया जाता है। ये सिग्मा बंध और पाइबंद में अंतर है। अब बात करते हैं अतिव्यापन की। अतिव्यापन क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त दो कक्षकों का आपस में संयोग करना ही अतिव्यापन कहलाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त दो कक्षकों का आपस में संयोग करना अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा व पाइबंद का निर्माण होता है। अतिव्यापन 3 प्रकार का होता है। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। SS अतिव्यापन, SS अतिव्यापन, SS अतिव्यापन किसे कहते हैं? जब एक परमाणु का S कक्षक तथा दूसरे परमाणु का भी S कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। एक परमाणु का S कक्षक तथा दूसरे परमाणु का S कक्षक जब आपस में संयोग करते हैं तो इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, जबकि ये दो S कक्षक है, ये आपस में क्या हुए? अतिव्यापित हुए। ये अतिव्यापित क्षेत्र है, तो इसे बोलते हैं SS अतिव्यापन। SS अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। केवल और केवल सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उदाहरण देखें अपन तो इसका उदाहरण है H2। SS अतिव्यापन का उदाहरण कैसे हैं? अपन देखते हैं कि H2 में कितने H है? 2। ये कौन से ब्लॉक का है? S ब्लॉक का, जबकि ये भी S ब्लॉक का, ये भी S का और ये भी S का, तो कौन सा हो गया? SS अतिव्यापन। SS अतिव्यापन किसे कहते हैं? जब एक परमाणु का S कक्षक और दूसरे परमाणु का भी S कक्षक आपस में संयोग करता है तो इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। S कक्षक की आकृति होती है गोलाकार, तो ये दोनों कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं, ये हो गया अतिव्यापित क्षेत्र। SS अतिव्यापन के द्वारा कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और उसका एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन परमाणु और ये भी हाइड्रोजन परमाणु, ये भी S ब्लॉक का और ये भी S ब्लॉक का, तो ये हो गया SS अतिव्यापन। दूसरा अतिव्यापन है हमारे पास में SP अतिव्यापन।
sp अतिव्यापन। अब देखो नाम से मालूम चल रहा है एक परमाणु कौन से, एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु का p कक्षक जब आपस में संयोग करते हैं तो वह sp अतिव्यापन कहलाता है। एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु का p कक्षक जब आपस में संयोग करता है तो इसे sp अतिव्यापन कहते हैं। s कक्षक की आकृति होती है गोलाकार, जबकि p कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो ये होता है sp अतिव्यापन। ये अतिव्यापित क्षेत्र हो गया। sp अतिव्यापन के द्वारा भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण देखो जैसे HCl, HBr, HI, HF, ये sp अतिव्यापन के उदाहरण हैं। कैसे? इसमें हाइड्रोजन s ब्लॉक का और Cl p ब्लॉक का, हाइड्रोजन s ब्लॉक का Cl p ब्लॉक का, तो कौन सा अतिव्यापन हो गया? sp अतिव्यापन। HBr हाइड्रोजन s ब्लॉक का, जबकि Br p ब्लॉक का, कौन सा हो गया? sp। हाइड्रोजन s ब्लॉक का I p ब्लॉक का sp, हाइड्रोजन s ब्लॉक और फ्लोरीन p ब्लॉक, तो sp अतिव्यापन। इसके बाद में अपन देखते हैं pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन, pp अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। pp समअक्षीय अतिव्यापन, समअक्षीय अतिव्यापन, और pp समपार्श्वीय अतिव्यापन। समअक्षीय और समपार्श्वीय अतिव्यापन में क्या अंतर है? इसमें दोनों ही परमाणु p कक्षक, दोनों ही परमाणु के p कक्षक होंगे, परंतु इनके बीच में सिंगल बंध होता है, जबकि इनमें या तो डबल बंध होता है या फिर ट्रिपल बंध होता है। जब एक परमाणु का p कक्षक और दूसरे परमाणु का भी p कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो इसे pp समअक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। जैसे एक परमाणु का sp कक्षक और दूसरे परमाणु का भी p कक्षक आपस में एक अक्ष पर संयोग कर रहे हैं तो इसे pp समअक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। इस बंध के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस अतिव्यापन के द्वारा कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उदाहरण Cl2, Br2, I2, F2। ध्यान रखो दोनों ही परमाणु के p कक्षक होंगे और उनके बीच में एकल बंध होता है। जैसे Cl2 Cl और Cl, Br2 Br Br, I2 I I, F2 F F। ये p ब्लॉक का और ये भी p ब्लॉक का, तो pp प्लस ये कौन सा बंध है? एकल, तो pp समअक्षीय। ये p ब्लॉक का, ये p ब्लॉक का, तो pp हो गया, प्लस एकल बंध है इसलिए समअक्षीय। I p ब्लॉक से है और I p ब्लॉक से है, जबकि एकल बंध है इसलिए समअक्षीय अतिव्यापन है। जबकि अपन बात करते हैं समपार्श्वीय अतिव्यापन। एक परमाणु का p कक्षक और दूसरे परमाणु का भी p कक्षक आपस में संयोग करेंगे तो इसे समपार्श्वीय अतिव्यापन कहेंगे, परंतु एक अक्ष के लंबवत दिशा में। इसका उदाहरण है हमारे पास में O2 N2, O2 N2। O2 में आप देखो O डबल बंध O, ऑक्सीजन p ब्लॉक से हैं, ये ऑक्सीजन भी p ब्लॉक का, तो ये हो गया pp, परंतु इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है? डबल बंध है, इसीलिए ये समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। N2 की बात करें, N2 में कितने परमाणु हैं? 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन p ब्लॉक से हैं, ये नाइट्रोजन p ब्लॉक से हैं, pp, परंतु इसमें कौन सा बंध है? ट्रिपल बंध है, इसलिए यह pp समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा।